आज हम एक नया आर्टिकल लेते हैं और जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्जामिनेशन में आपके कई बार इसको देखा गया है कि प्रूफ करने के लिए आता है, सिद्ध करें कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। आप याद करिए, जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण, उस वक्त एक पॉइंट हमने बनाया था कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, इस चीज को हमको प्रूफ भी करके दिखाना है। तो आज उसको प्रूफ करने के लिए हम लोग चलेंगे। दैट इज ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कैसे प्रूफ करते हैं, उसके लिए हम एक काम करते हैं कि ये हमने एक एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन मान ली है। ये ओरिजिन पॉइंट है 0,0,0। ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने माना कि जो हमारी विद्युत चुंबकीय तरंग है उसका संचरण एक्स अक्ष की ओर हो रहा है। मीन्स जो विद्युत चुंबकीय तरंग है वो एक्स अक्ष की दिशा में संचरित होती है। तो हम इसको लिखते भी चलते हैं। माना विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग को हम ईएम वेव भी लिख सकते हैं। माना विद्युत चुंबकीय तरंग एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा की ओर संचरित होती है। एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा की ओर संचरित होती है। ठीक, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो ऐसा एक्स अक्ष की दिशा में प्रोपेगेट हो रही है, उस दिशा में जा रही है। आप तो जानते हैं कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है उसमें विद्युत क्षेत्र भी होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। उसमें से हम सबसे पहले विद्युत क्षेत्र को लेते हैं। हमने माना कि जो हमारा विद्युत क्षेत्र है विद्युत चुंबकीय तरंगों में, उसका एक्स अक्ष की दिशा में घटक ई एक्स, वाई अक्ष की दिशा में घटक ई वाई और जेड अक्ष की दिशा में घटक ई जेड है। तो यहां लिख देंगे, माना विद्युत चुंबकीय तरंगों में उपस्थित विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई के एक्स अक्ष, वाई अक्ष तथा जेड अक्ष के अनुदिश, जेड अक्ष के अनुदिश घटक क्रमशः ई एक्स, ई वाई व ई जेड है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों होते हैं। तो हमने सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए देखा कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में जो विद्युत क्षेत्र होगा कैपिटल ई, उसके एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के अनुदिश जो घटक हैं वो ई एक्स, ई वाई और ई जेड है। मीन्स एक्स अक्ष की दिशा में जो घटक है विद्युत क्षेत्र का, यहां पर देखिए हमने कि एक घनाभ बना दिया है। जो यहां पर मूल बिंदु है ये एक्स अक्ष की दिशा को व्यक्त करेगा, ये इसकी एक भुजा कोर वाई अक्ष और ये एक कोर इसकी जेड अक्ष को प्रदर्शित करेगी। हमने अभी माना कि जो विद्युत क्षेत्र है उसका एक्स अक्ष की दिशा में घटक कितना है, ई एक्स। एक्स अक्ष की दिशा में घटक का मतलब क्या है, ये वाला घटक। ऐसे एक्स अक्ष की दिशा में घटक अगर हम इस भुजा में यहां से देखेंगे
तो इस दिशा में एक्स अक्ष का विद्युत क्षेत्र का एक्स अक्ष की दिशा में घटक, विद्युत क्षेत्र का वाई अक्ष की दिशा में घटक कौन सा होगा, इस तरह से। और देखो थोड़ा सा इसको घनाभ को अच्छे से समझिए, जैसे हमने ये यहां पर बना दिया इसको। अब अगर हमने इसको बनाया और यहां पर ऐसे एक्स अक्ष है, ऐसे जेड अक्ष है और ये ऊपर की तरफ वाई अक्ष है, तो थोड़ा ध्यान से देखें कि ये वाला और ये वाला जो प्लेन आप देख रहे हैं, ये अगल बगल के दोनों, इधर वाला और इधर वाला प्लेन, इसमें कहां पर है ये, इसको मैं कुछ नाम रख देता हूं, ए बी सॉरी ए बी सी डी ई एफ जी, इसको एच, और तो कोई पॉइंट बचा नहीं, ठीक। तो ये हमने नाम रख दिया। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, एक समतल ये बी सी डी ई आप देख रहे हैं, बी सी डी ई ये इधर वाला प्लेन, और एक ये ए एच एफ जी आप देख रहे हैं इधर वाला प्लेन। ये दोनों कैसे रखे हैं, तो आंसर है ये दोनों एक्स अक्ष के लंबवत हैं, अर्थात ये वाई अक्ष के कैसा है, समांतर, ये ऐसे रखे हुए हैं। इसके बाद ये वाला प्लेन देखें, डी ई जी एफ, इसकी जो छत आप देख रहे हैं, ये वाला प्लेन तो ये वाला हो गया, और इसके अपोजिट प्लेन कौन सा है, ये प्लेन है, इसके अपोजिट। कुछ समझ आ रहा है फिगर देख करके। ऐसे ही ये इसकी छत यहां पर हमने बनाई, और इसके अपोजिट प्लेन ये आप देख रहे हैं नीचे यहां पर। तो ये वाला जो प्लेन है डी ई जी एफ, ये वाला समतल, और समतल ए एच सी बी ये नीचे वाला समतल, ये दोनों कैसे होंगे, ये ऐसे रखे हैं दोनों, ऐसे हैं। इसका मतलब वाई अक्ष के साथ लंबवत है, और ये एक्स अक्ष के अनुदिश हैं दोनों, ठीक है। ऐसा ही एक प्लेन आपको आगे और एक प्लेन इसके पीछे साइड बना होगा। मतलब अगर हम इसकी बात करें तो इस प्लेन को और इस प्लेन को देखो, ये दोनों प्लेन कैसे हैं, ऐसे रखे हैं। तो ये दोनों प्लेन ना जेड अक्ष के लंबवत हैं, जेड अक्ष ऐसा बाहर की ओर आएगी, तो ये दोनों तल जेड अक्ष के लंबवत होंगे। तो ये जो प्लेन आप देख रहे हैं 6 सरफेस क्यूबॉइड में होती हैं, उन 6 सरफेसेस में से 2 सरफेस, 2 अपोजिट सरफेस, ये वाली 2 अपोजिट सरफेस जो है वो एक्स अक्ष के लंबवत है, ये वाली 2 अपोजिट सरफेस वाई अक्ष के लंबवत है, और ये वाली 2 अपोजिट फेसेस उसके जेड अक्ष के लंबवत है। ये हमने मान लिया कि वैद्युत क्षेत्र के जो घटक हैं, अभी हम चुंबकीय क्षेत्र को नहीं देख रहे हैं, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंग में दोनों प्रकार की फील्ड है, केवल वैद्युत क्षेत्र को देखते हैं। तो मैंने माना कि एक्स वाई और जेड अक्ष की तरफ जो वैद्युत क्षेत्र के घटक है वो ई एक्स, ई वाई और ई जेड है। एक्स अक्ष की दिशा में घटक, एक्स अक्ष की जो दिशा में घटक होगा वो ऐसा होगा, वाई अक्ष की दिशा में जो घटक होगा वो इस प्लेन में ऐसा दिखेगा आपको, और नीचे वाले प्लेन में ऐसा दिखेगा। वाई अक्ष की तरफ घटक है ना ये ऐसा, जेड अक्ष की तरफ जो घटक होगा तो जेड अक्ष की तरफ घटक जो रहेगा ऐसा बाहर की तरफ। तो उसको दिखाना थोड़ा सा मुश्किल है, अदरवाइज आप समझिए जेड अक्ष ऐसा बाहर की ओर है, इसलिए इस वाले समतल में ये ऐसा होगा और पीछे वाले समतल से ऐसा आएगा, तो लंबवत ही होगा ना। तो यहां पर आप ऐसा ये बाहर की तरफ, और पीछे जाएंगे तो ये ऐसा अंदर की तरफ। ये वाला कुछ इमेजिन हो रहा है आपको, ये ऐसा होगा बाहर की तरफ, जेड अक्ष के अनुदिश है ना, और ये पीछे से इस तरह से, ठीक। अब एक चीज यहां पर देखने वाली बात यह है कि हमने माना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा की ओर संचरित होती हैं, जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे वो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा की ओर जा रही हैं। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा की ओर ऐसा जा रही है, इसका मतलब है कि इस दिशा में समय के साथ इनका विस्थापन भी बदलता जाएगा
और इस दिशा में समय के साथ इनकी वैल्यू भी बदलेगी भाई, क्योंकि वो चल किस तरफ रही है, चल तो वो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में रही है ना, तो इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र का मान भी बदलेगा और इस दिशा में उनका विस्थापन भी लगातार बदलेगा। अगर अभी वेव यहां पर है, कुछ देर बाद यहां आएगी, कुछ देर बाद यहां, और ऐसे चलती जाएगी। और तरंग आपने बना के देखी है, उसमें ज्या वक्र मिलता है आपको, तो समय के साथ उसका मान भी क्या होता जाएगा, बदलता जाएगा। लेकिन वाई अक्ष की दिशा में और जेड अक्ष की दिशा में, क्योंकि ये तरंग ना तो वाई अक्ष की दिशा में संचरित हो रही है ना जेड अक्ष की दिशा में संचरित हो रही है, इसलिए विद्युत क्षेत्र के वाई अक्ष की दिशा में जो घटक हैं वो और जेड अक्ष की दिशा में जो घटक है वो बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं होंगे। देखो इस चीज को आप समझो थोड़ा सा कि विद्युत चुंबकीय तरंग किस दिशा में संचरित होती है, एक्स अक्ष की दिशा में हमने माना है और ऊपर लिख के रखा है। तो अगर विद्युत चुंबकीय तरंग एक्स अक्ष की दिशा में ऐसा चलते जा रही है तो समय के साथ इसका विस्थापन और समय के साथ उसकी वैल्यू दोनों बदलेंगे, एक्स अक्ष की दिशा वाले बदलेंगे। लेकिन तरंग के संचरण की दिशा ना तो वाई अक्ष की तरफ है और ना तो जेड अक्ष की तरफ है। तो वाई अक्ष और जेड अक्ष की दिशा में जो वैद्युत क्षेत्र के हमने घटक लिए हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। और इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि प्रक्षेप्य गति में आपने देखा था कि प्रक्षेप्य गति में जो प्रक्षेप्य होता था उसके वेग के दो घटक होते थे। तो वेग के जो दो घटक रहते थे उसमें से एक घटक जो होता था वो बिल्कुल नहीं बदलता था और दूसरा घटक लगातार परिवर्तित होता था गुरुत्वीय त्वरण की वजह से। और क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण किस तरफ लगता है, नीचे की ओर, तो जो घटक उसके अनुदिश था या उसके विपरीत दिशा में था उसी में परिवर्तन आता था। और जो घटक गुरुत्वीय त्वरण के लंबवत होता था उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं आता था ना, तो क्षैतिज वेग बिल्कुल नहीं बदलता था, ऊर्ध्वाधर वेग बार बार बदलते जाता था। क्यों? क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण और ये ऊर्ध्व वेग की दिशा एक दूसरे के अपोजिट थी। तो बदल वही घटक सकता है जो या तो अपोजिट होगा या उसकी दिशा में होगा। अगर कोई घटक लंबवत है तो वो चेंज नहीं हो सकता। वैद्युत क्षेत्र के यहां पर ऐसे हमने तीन कंपोनेंट बनाए हैं, एक एक्स अक्ष की दिशा में घटक, एक वाई अक्ष की दिशा में और एक जेड अक्ष की दिशा में। तरंग किस तरफ संचरित हो रही है, उस पर एनर्जी किस दिशा में चल रही है और उस पर फोर्स किस तरफ लग रहा है। तो उस पर फोर्स एक्स अक्ष की दिशा में लग रहा है, तभी तो वो एक्स अक्ष की तरफ जा रही है। अब अगर वो एक्स अक्ष की तरफ जा रही है तो चल रही है एक्स अक्ष की तरफ। अब अगर हम वैद्युत क्षेत्र के एक्स घटक की बात करें तो एक्स घटक कैसा है, ऐसा। तरंग में फोर्स किस तरफ लग रहा है या उसमें पुश जो उसकी एनर्जी है वो किस तरफ जा रही है, इस तरफ। ये दोनों एक दूसरे के अनुदिश हैं, ठीक। तो ये बदलेगा या नहीं बदलेगा, ये बदलेगा। लेकिन अगर हम वैद्युत क्षेत्र के लंबवत घटक की बात करें, अर्थात वाई अक्ष की दिशा में कोई घटक है और जेड अक्ष की दिशा में कोई कंपोनेंट है, अब थोड़ा सा उसके बारे में बात करिए कि तरंग संचरण में एनर्जी चल किस तरफ रही है, इस तरफ। उसमें फोर्स, उसकी एनर्जी सब इधर की तरफ उसमें एप्लीकेबल है। एनर्जी ऐसा जा रही है और उसका पुश ऐसे लग रहा है। अगर हम उसमें वाई अक्ष की तरफ वाले घटक की बात करें, ई वाई की, तो ये ई वाई घटक कैसा है, लंबवत। तो क्या ये वाली एनर्जी या ये वाला फोर्स इस लंबवत घटक में कोई परिवर्तन कर पाएगा, नहीं परिवर्तन कर पाएगा। ऐसा ही तो ई वाई में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। सिमिलरली आपका जो जेड घटक है वैद्युत क्षेत्र का वो ऐसा है। अगर जेड घटक वैद्युत क्षेत्र का ऐसा है और तरंग ऐसे संचरित हो रही, फिर से दोनों आपस में कैसे हैं, लंबवत, तो ई जेड में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। यही हम आपको समझाना चाहते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र है, जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो अगर एक्स अक्ष की दिशा में संचरित हो रही हैं
तो वैद्युत क्षेत्र का जो घटक एक्स अक्ष की दिशा में होगा वो समय के साथ बदलेगा, लेकिन वैद्युत क्षेत्र का जो घटक वाई अक्ष की दिशा में होगा, जेड अक्ष की दिशा में होगा, अर्थात तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो अगर ये वाई अक्ष की दिशा में घटक है और यहां पर ई वाई है, तो यहां पर भी कितना रहेगा, ई वाई। क्यों? क्योंकि वाई अक्ष की दिशा वाले घटक में तो कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। जेड अक्ष की दिशा वाले घटक की बात करें, ये अगर ई जेड है तो ये कैसा होगा, ई जेड, ये भी ई जेड होगा। सॉरी, इसकी डायरेक्शन थोड़ी हमने उल्टी बना दी है, ये ऐसे, भाई जेड अक्ष की दिशा वाला घटक ऐसे है ना। अब अगर ये घटक ऐसे है तो ये चाहे पीछे से देखोगे तो भी ऐसे है और सामने आएगा तो भी ऐसा ही आएगा, पीछे ऐसा नहीं हो जाएगा। जेड अक्ष की दिशा में घटक है तो ऐसा ही रहेगा। तो इस तरह से अब एक्स अक्ष के घटक की बात करें, यहां पर वैद्युत क्षेत्र का एक्स अक्ष की दिशा में घटक ई एक्स है, तो यहां पर एक्स अक्ष की दिशा में वैद्युत क्षेत्र का घटक ई एक्स ही होगा या कुछ और हो सकता है, कुछ और हो सकता है। अब आपको समझ में आ गया कि एक्स अक्ष की दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी कंपोनेंट होगा उसमें क्या होगा, वो परिवर्तन होगा, वो एक जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि तरंग हमारी एक्स अक्ष की दिशा में चल रही है तो उसी तरफ परिवर्तन होगा, दूसरी दिशा में परिवर्तन क्यों होगा। तो अगर इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, दोनों जगह पर हम ई एक्स नहीं मान सकते, दोनों जगह पर क्योंकि परिवर्तन होगा तो थोड़ा थोड़ा अलग वैल्यू आएगी। एक काम कर लो, यहां पर ई एक्स 1 मान लो और यहां पर ई एक्स 2 मान लीजिए। अब ये बात आपको समझ में आई, और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक पिंड है और ये ऐसा वी वेग से इस तरफ जा रहा है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि इसका इस दिशा में घटक बताओ, तो इस दिशा में घटक कितना होगा, 0। अब इस दिशा में वेग v है, इस दिशा में घटक 0। ये पिंड कुछ देर बाद यहां पर आ जाएगा, तो ये चल किस तरफ रहा है, इस तरफ। अगर हमने फिर से पूछा कि इस दिशा में घटक बताओ, तो अगर चलते चलते इसका वेग कुछ कम हो गया है तो ये वेग कुछ कम हो जाएगा, लेकिन इस दिशा में अभी भी घटक कितना बना रहेगा, 0 ही बना रहेगा, क्योंकि ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। और अगर v का इस दिशा में घटक निकालने जाओगे तो v cos 90 करोगे, और cos 90 कितना होता है, 0। यहां पर वेग बदल के थोड़ा सा कुछ हो गया, कम हो गया, ज्यादा हो गया, जो भी, लेकिन इस दिशा में घटक कितना है, 0। तो लंबवत दिशा का जो घटक होता है वो बदलता नहीं है, ये वाला वेग बदलता रहेगा। बॉल ऐसे जा रही है तो ये वाली वेलोसिटी उसकी चेंज होगी, थोड़ी दूर में और कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी, अगर बाहर से हम उसको एनर्जी नहीं दे रहे हैं तो। लेकिन ये वाला चेंज हो सकता है, पर ये घटक पहले भी 0, अभी 0, कुछ बदलाव नहीं आ रहा है इस पे। ऐसे ही वहां पर भी है कि अगर आपने विद्युत चुंबकीय तरंग को ये माना कि वो एक्स अक्ष की दिशा में चलती है, तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के जो घटक एक्स अक्ष के अनुदिश या उसके विपरीत अगर आते हैं उनमें तो बदलाव होगा, लेकिन जो घटक एक्स अक्ष या संचरण की दिशा के लंबवत होंगे उनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इनमें परिवर्तन आया तो यहां ई x1 मान लिया, और यहां से यहां तक कुछ दूर चलने के बाद हमने माना कि यहां पर उसका कंपोनेंट ई x2 है। ठीक है, अच्छा, इतनी चीज तो आपने समझी। अब हम यहां पर एक थ्योरम यूज करना चाहते हैं, आप सबको याद होगा गॉस थ्योरम। गॉस के प्रमेय सब बच्चों को याद है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, क्योंकि हम वैद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो केवल हम वैद्युत फ्लक्स की बात करेंगे। ये एक चारों तरफ से बंद पृष्ठ है, इसकी 6 फेसेस हैं, 2, 2, 4 और ये 2, 6, पूरी 6 पृष्ठ हैं इसमें, और ये चारों तरफ से बिल्कुल बंद है, तो बंद पृष्ठ है। बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स होता है उसमें आपने देखा होगा कि वो कितना होता है, बताया गया था आपको।
उस बंद पृष्ठ से घिरे नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। याद आया कुछ आपको? तो हम ये थ्योरम यूज करेंगे। अब स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की प्रमेय से स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की प्रमेय थी, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स नेट चार्ज। इस बंद पृष्ठ से घिरा जितना भी नेट आवेश होगा उसके 1/ε0 गुने के बराबर ये नेट फ्लक्स होता है। और आप चाहें तो इसे फाई ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप मुझे बताएं, ये हमने एक घनाभ बना के रखा है। घनाभ बना के रखा मतलब ये एक बंद पृष्ठ बना हुआ है। अगर ये एक बंद पृष्ठ बना हुआ है तो प्लीज मुझे ये बताइए, इस बंद पृष्ठ के भीतर, इसके अंदर हमने कितना आवेश रखा हुआ है? ये जो बंद पृष्ठ यहां पर एक घनाभ देख रहे हैं हम, 6 सतहों से ये प्लेन सरफेस से बंद है। इसके भीतर हमने कितना चार्ज रखा हुआ है? एक भी नहीं। कहां रखा है देखो ना आप। हमने तो ऐसे किसी चार्ज का जिक्र भी नहीं किया ना, ऐसे किसी चार्ज का हमने जिक्र भी नहीं किया। और अगर आप ये सोचेंगे कि चार्ज के दोलन से ही तो विद्युत चुंबकीय तरंग बनी थी, तो वो चार्ज का दोलन यहां पर हमने कराया था, उससे विद्युत चुंबकीय तरंग बनी और बन करके वो ऐसे जा रही है। तो इसके अंदर में हमने कितना चार्ज रखा? आंसर है इसके अंदर तो हमने कोई चार्ज नहीं रखा। और आप देखें ऊपर ऐसे किसी चार्ज का हमने जिक्र भी नहीं किया। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपको यह लगता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें आवेशित कण के दोलन से बनी ही हैं, हाँ वो बनती हैं, लेकिन वो चार्ज का दोलन यहां पर हुआ, एक जगह कहीं हुआ चार्ज का दोलन, वहां से विद्युत चुंबकीय तरंग बन के चली, वो तरंग यहां पर आ रही है। यहां पर हमने अपना घनाभ बना के रखा हुआ है। तो इसके भीतर कहां चार्ज है? इसके भीतर तो कोई आवेश नहीं है। अगर इसके भीतर कोई आवेश नहीं है तो इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स कितना होगा? आवेश ही नहीं है इस पे तो कितना फ्लक्स इससे गुजरना चाहिए? 0 फ्लक्स गुजरना चाहिए, क्योंकि इससे घिरा नेट आवेश कितना है? 0। इसलिए जैसे ही क्यू की जगह आप 0 लिखोगे तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा, तो नेट फ्लक्स कैसा हो जाएगा? 0। अब हम यहां लिख सकते हैं परंतु चित्र में बने घनाभ के अंदर कोई नेट आवेश उपस्थित नहीं है। कोई नेट आवेश उपस्थित नहीं है, अर्थात बंद पृष्ठ से घिरा नेट आवेश बंद पृष्ठ से घिरा नेट आवेश Q इज इक्वल टू 0। अगर नेट आवेश 0 है तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? इसलिए इस बंद पृष्ठ से, इस बंद पृष्ठ कौन सा? जो ये हमने यहां पर बनाया हुआ है। इसलिए इस बंद पृष्ठ से घिरा या गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स मीन्स क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी ए शुड बी इक्वल टू 0। क्या इतना पॉइंट आपको समझ आ गया
कि हमने इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स 0 के बराबर कैसे कर दिया, क्योंकि इस बंद पृष्ठ के अंदर अब आपको क्या लगता है, कोई आवेश है नहीं है, लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंग तो आवेश के दोलन से बनती है, तब भी आवेश नहीं है इसके भीतर, है कि नहीं है? नहीं है। आवेश के दोलन से बनी तो आवेश ने जाने कहां दोलन किया होगा, वहां से बनी और ये चल के आ रही है, तो आवेश तो वहां दोलन कर रहा है दूर, तरंगे तो हम यहां देख रहे हैं, इसलिए इसके भीतर कोई आवेश नहीं है, तो नेट फ्लक्स कैसा हो गया, 0। अच्छा, अब क्या आप मुझे बता सकते हैं इसमें टोटल कितनी सरफेसेस हैं, 6, और इससे घिरा नेट वैद्युत फ्लक्स कैसा हो चुका है, 0। क्या गॉस थ्योरम से अगर आपको कुछ याद है तो मुझे यह बताइए कि इन 6 की 6 पृष्ठों से गुजरने वाला फ्लक्स हम निकालते कैसे थे, उसका प्रोसेस याद है कुछ आपको? गॉसियन पृष्ठ देखो मैं बताता हूं कैसे करते थे हम। इसकी 6 सरफेस थी, हम एक काम करते थे, इस सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स निकालते थे, फिर इससे गुजरने वाला फ्लक्स निकालते थे, फिर इससे गुजरने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करते थे, इससे इससे इससे, पूरी 6 सरफेसेस हैं, सभी सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते थे और उसके बाद सबको आपस में क्या कर देते थे, जोड़ देते थे। ये वाली प्रक्रिया याद नहीं आई आपको? आया? जैसे अगर हमने कहीं पर एक गॉसियन पृष्ठ बनाया बेलनाकार, तो हमने उसको कैसे कैलकुलेट किया था, याद करें। अगर हमने बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बनाया तो हमने उसका वैद्युत फ्लक्स कैलकुलेट किया इस वक्राकार पृष्ठ के लिए, इस समतल पृष्ठ के लिए, इस समतल पृष्ठ के लिए कैलकुलेट किया और तीनों को आपस में ऐड कर दिया। अगर कोई गोलाकार सरफेस बनाई तो गोलाकार सरफेस में हमें इतनी सुविधा मिलती थी कि उसमें एक ही सरफेस होता ही है केवल, तो हमें उसमें एक ही कैलकुलेशन करना पड़ता था। लेकिन अगर कोई गॉसियन पृष्ठ ऐसी है जिसमें एक से ज्यादा सममित पृष्ठ होते हैं, तो फिर वहां पर कुल वैद्युत फ्लक्स या संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का कैलकुलेशन कैसे करते हैं? आंसर है हर पृष्ठ से अलग अलग वैद्युत फ्लक्स कैलकुलेट करते थे और उसके बाद उन सबको हम क्या कर देते, ऐड कर देते। तो आज यहां पर भी अब वही करना है हमको। ये क्या है, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला ये संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स है। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो आंसर है इसके लिए काम करो कि ये जो आपका घनाभ बना हुआ है उसके इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स निकालो, इससे 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 और इससे, जितने भी इसमें सरफेसेस हैं सबसे गुजरने वाला फ्लक्स निकालो और सबको आपस में क्या कर दो, जोड़ दो। यही तो तरीका है हमारा, तो हम यही करना चाहते हैं। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, आपने सब पढ़ा हुआ है, भूल जाते हैं आप। अब हम यहां पर लिखेंगे, आप कोई भी सरफेस यहां पर यूज कर लो आप, E डॉट डी ए, कोई भी सरफेस से स्टार्ट करना ही पड़ेगा आपको, चाहे जिस सरफेस से स्टार्ट करो। हमने मान लिया कि हम स्टार्ट इधर वाली सरफेस से कर रहे हैं, AHFG, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर सरफेस AFHG, AHFG कौन सी सरफेस है, दिमाग में आ रहा है इसमें, कौन सी है बताओ, ये वाली सरफेस AHFG, इधर वाली दीवार है, इसमें कहां है, ये वाली सरफेस, इधर वाली, ठीक है। उसके साथ एक काम करते हैं, हम इधर का भी ले लेते हैं, ये इसके साथ ये ले लेते हैं अपोजिट वाला हम। तो और बताएं, क्या इसमें अब हम क्लोज्ड इंटीग्रल लगाएं, ये छोटा सा सर्कल लगाएं, क्यों? क्योंकि अब ये एक सरफेस हम ले रहे हैं और एक सरफेस क्लोज्ड नहीं होती, इसलिए अब हम नहीं लगाएंगे, ये सर्कल अब नहीं बना सकते, यहां रिंग नहीं बनाएंगे। अच्छा, उसके बाद उसके साथ हम क्या लेना चाहते हैं, अपोजिट सरफेस के लिए E डॉट डी ए फॉर सरफेस, सरफेस का नाम बताइए,
बी सी डी ई, सबको समझ आ रहा है ना? फॉर सरफेस बी सी डी ई। और एक चीज देख लो, आप चाहें तो E1 और E2 इनके नाम भी रख दो, क्योंकि इस सरफेस पर E की वैल्यू कितनी थी? EX1, और यहां पर कितनी है? EX2। तो हम इसका ऐसे भी लिख देते हैं, EX1 डॉट DA, और यहां पर क्या लिखेंगे? EX2 डॉट DA प्लस, अब और तीसरी सरफेस कोई भी ले लो, ये इसकी छत ले लीजिए जो कि y अक्ष के लंबवत है, DEGF, इलेक्ट्रिक फ्लक्स E डॉट DA फॉर सरफेस DEGF, इसमें E की जगह पर क्या लिखा जाए? EX, EY, EZ, क्या लिखें बताओ? हम छत के लिए ले रहे हैं तो EY लेना चाहिए हमको, फिर EY। उसके बाद इसके भी अपोजिट सरफेस इसी के साथ ले लो आप, तो E डॉट DA फॉर द सरफेस, ये नीचे वाले ABCH, ये वाली सरफेस हमने ले ली, ABCH। यहां पर E की वैल्यू क्या लिखी जाए? EX, EY, EZ, क्या लिखें हम? EY, वेरी गुड। ये नीचे वाली सरफेस में भी तो E का मान कितना है? EY ही है, तो इसको हमने EY लिखा। और क्यों EY है हमने डिस्कस भी किया अभी। अब ये दोनों सरफेस भी हो गई, ये वाली सरफेस हो गई, ये वाली हो गई। अब जेड अक्ष वाली तरफ वाली बची, प्लस इंटीग्रल ऑफ E डॉट DA, कौन सी सरफेस? एक सामने वाली होगी, एक पीछे वाली। सामने वाली लो पहले, ABEG फॉर सरफेस ABEG। इसमें E की जगह पर क्या लिखा जाए? E की वैल्यू EZ लिखा जाए, क्योंकि ये सरफेस ऐसी है और इसमें विद्युत क्षेत्र ऐसा है, और इसकी वैल्यू EZ है। इसी के साथ आप इसके पीछे वाली सरफेस ले लो, ये पीछे वाली दीवार क्या है बताओ? HCDF, ये है ना HCDF। सो E डॉट DA फॉर सरफेस HCDF, इसमें E की जगह पर क्या लिखा जाए? EZ, क्योंकि अगर इस सरफेस में EZ है तो इधर से पीछे से जो आ रहा है ये भी तो EZ होगा। EZ क्योंकि बदला भी नहीं है, तो यहां पर हमने EZ बना लिया। अब पहले तो ये मुझे बताएं, क्या इतनी चीज आपको समझ आ गई? पूरी 6 सरफेसेस में हमने डिवाइड कर दिया। अब ध्यान से देखिए जरा, इन्हें हमें कैलकुलेट करना है। ओह सॉरी, और इसके राइट हैंड साइड में क्या है? राइट हैंड साइड कैसा है? 0, तो इसके इधर क्या है? 0, 0। इन सब का जोड़ किसके बराबर है? 0 के बराबर। अब इन्हें कैलकुलेट करिए। A डॉट B का फॉर्मूला क्या होता है? AB cos थीटा, ठीक है। अच्छा, अब फिर से एक चीज, क्या आप किसी भी तल का क्षेत्रफल सदिश आपको याद है कैसे बनाते हैं? अगर ये प्लेन है तो इसका एरिया वेक्टर कैसे बनेगा? लंबवत और बाहर की तरफ। इसका एरिया वेक्टर लंबवत और बाहर की तरफ, नीचे की तरफ। इसका ऐसे बनेगा, इसके पीछे वाली सरफेस का ऐसे बनेगा, इधर वाली सरफेस का ऐसे बनेगा, इधर वाली सरफेस का ऐसे बनेगा। तो मुझे बताओ, इस सरफेस का एरिया वेक्टर, ये सरफेस का एरिया वेक्टर लंबवत और बाहर की तरफ, इस वाली सरफेस का एरिया वेक्टर बताओ लंबवत ऊपर की ओर, इधर वाली सरफेस का एरिया वेक्टर बताओ लंबवत और बाहर की ओर, ऐसा। इस नीचे वाली सतह का एरिया वेक्टर बताओ, इस सतह का लंबवत और नीचे की ओर,
ऐसे इस वाली सतह का एरिया वेक्टर जो सामने फेस बना हुआ है लंबवत और बाहर की तरफ, तो ऐसा ही इसका एरिया वेक्टर भी आ जाएगा। और इधर वाली सतह का लंबवत लेकिन पीछे की ओर, तो लंबवत लेकिन पीछे की ओर ऐसा डीए आ जाएगा। सब जगह का क्षेत्रफल सदिश समझ आ गया। अब इसकी बात करिए, थोड़ा ध्यान से देखें सभी स्टूडेंट्स। Ex1 डॉट डी ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, तो Ex1 डॉट डी ए बराबर Ex1 इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। तो Ex1 और डी ए के बीच का कोण बताइए। Ex1 ऐसा है और उस सरफेस पे डी ए ऐसा है, 0 डिग्री। Ex1 की डायरेक्शन क्या है, ऐसे है कि नहीं, और उस सरफेस के लिए डीए की डायरेक्शन ऐसा है कि नहीं, तो दोनों के बीच 0 डिग्री का एंगल है, 180 डिग्री का एंगल है। समझ आ गया अब आपको। तो यहां पर हमने फॉर्मूला लगाया ए डॉट बी बराबर ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, तो क्या लगेगा Ex1 इंटू डी ए इंटू कॉस 180। तो इंटीग्रल ऑफ Ex1 इंटू डी ए इंटू कॉस 180, ठीक, प्लस लगाया। ये कौन सी सरफेस है, AFHG, AFHG। अच्छा, इसके बाद फिर इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये BCDE में देखो, BCDE सरफेस, BCDE ये वाली इधर वाली सरफेस, यहां पर दोनों के बीच का कोण कितना है बताइए, 0 डिग्री, दोनों एक ही डायरेक्शन पे हैं। तो यहां पर हमारा फॉर्मूला बनेगा Ex2 इंटू डी ए इंटू कॉस 0 डिग्री, प्लस ये कौन सी सरफेस थी, BCDE, BCDE। इसके बाद इसकी बात करिए, EY और DA, EY और DA ये कौन सी सरफेस है, DEGF, DEGF। यहां पर हमने क्या बनाएंगे बताओ, EY इंटू DA इंटू कॉस 0 डिग्री फॉर विच सरफेस, DEGF प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, अब इस वाली सरफेस की बात करो, ABCH, ABCH। EY डॉट DA का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आएगा EY इंटू DA इंटू कॉस, हाँ कोण बताओ, ABCH में ABCH नीचे वाली सरफेस, EY ऊपर की तरफ है, एरिया वेक्टर नीचे, तो 180 डिग्री का एंगल यहां पर आ गया। फिर प्लस लगाया, अब ABEG सरफेस पर आ जाइए, ABEG फॉर्मूला EZ डॉट DA, तो हमने लिखा EZ इंटू DA इंटू कॉस, ABEG, ABEG बाहर की तरफ वाली सरफेस का वैद्युत क्षेत्र भी ऐसा, एरिया वेक्टर भी ऐसा, दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री। और अब देखो हम इनके ऊपर वेक्टर नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, फिर तो परिमाण लेते हैं, वेक्टर तो नहीं लेते ना। हाँ, आप बच्चों को अगर ये कंफ्यूजन हो कब तो वेक्टर नहीं ले रहे हैं। अच्छा, अगली सरफेस कौन सी है, HCDF, HCDF में EZ डॉट DA, तो EZ इंटू DA इंटू कॉस, देखो कितना, HCDF, HCDF पीछे वाली सतह है, ये पीछे वाली सरफेस पर वैद्युत क्षेत्र कैसा है, ऐसा, और एरिया वेक्टर उसका कैसा है, ऐसा। अगेन दे आर अपोजिट टू ईच अदर, इट मींस दे आर मेकिंग एन एंगल 180 डिग्री, तो यहां पर 180 डिग्री, और इन सब का जोड़ फिर से किसके बराबर, 0 के बराबर, ठीक है। cos 180 की वैल्यू कितनी होगी, -1, cos 0 की वैल्यू 1। अब फिर ध्यान से देखिए, तो यहां पर क्या आ जाएगा, इसमें Ex1 जो होगा, ये इस सतह पर वैद्युत क्षेत्र का मान है,
इस वाली सतह पर, तो इस वाली सतह के हर जगह तो ई सेम रहेगा ना, इसलिए इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, ये कांस्टेंट हो गया। ई x1 हमने बाहर कर लिया, लेकिन cos 180 की वजह से इसका निशान कैसा हो जाएगा, माइनस हो गया। और अंदर में क्या बचा, dA प्लस, ऐसा ही इस वाली सरफेस पर जितनी देर आप रहेंगे उतनी देर तो वैद्युत क्षेत्र सेम रहेगा, तो Ex2 भी कांस्टेंट है, उसको बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dA, क्योंकि cos 0 की वैल्यू क्या होगी, 1। अब थोड़ा सा मैं इसको एक स्टेप कम करना चाहता हूं, आप ध्यान से देखिएगा बेटा। इसकी वैल्यू क्या आएगी, cos 0 की वजह से 1, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ EY dA। इसकी वैल्यू क्या आएगी, cos 180 की वजह से माइनस इंटीग्रेशन ऑफ EY dA। सोचो थोड़ा सा, cos 0 की वजह से ये 1 और cos 180 की वजह से ये -1, तो इंटीग्रेशन ऑफ EY dA पॉजिटिव और ये माइनस इंटीग्रेशन ऑफ EY dA। आपको नहीं लगता ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है। अब आप सोचेंगे ये कैंसिल क्यों नहीं हुआ, तो ये Ex1 और Ex2 की वजह से कैंसिल नहीं हुआ, अदरवाइज ये भी कैंसिल हो गया होता। समझ आ रही बात आपको, नहीं समझ आया? आप इसको कैलकुलेट करिए, क्या मिलेगा देखो जरा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ EY dA मिला कि नहीं मिला आपको, क्योंकि cos 0 क्या हो गया, 1। इसके बाद इसमें cos 180 की वैल्यू -1, वो -1 इस प्लस को क्या कर देगा, इंटीग्रेशन ऑफ EY dA। अब देखो ये प्लस EY dA और ये माइनस EY dA, ये दोनों टर्म कैंसिल नहीं हो जाएंगे, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया। इसी तरह से अगर आप देखोगे तो ये इसको भी कैंसिल कर देगा, cos 0 1, cos 180 -1, टर्म दोनों वैल्यू सेम है, बट एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो यहां पर केवल ये बचेगा, इज इक्वल टू 0। अब dA क्या चीज है, क्योंकि इस सतह का और इसी सतह का बचा ही। अब अगर यही दोनों सरफेस का टर्म बचे हुए हैं तो dA क्या चीज है, dA है इस सरफेस का एक छोटा सा क्षेत्रफल। dA छोटा सा क्षेत्रफल है, लेकिन जब इंटीग्रेशन लगा तो वो हमको क्या देगा, आंसर है उस सतह का पूरा क्षेत्रफल देगा फिर हमको। नहीं समझ आई बात आपको? अब अगर हम इस सतह का पूरा क्षेत्रफल S मान लें, तो आपको क्या लगता है, अगर इस वाली सतह का क्षेत्रफल S है तो इसका भी तो S होना चाहिए। कोई भी घन बनाओ, घनाभ बनाओ, उसमें आमने सामने की दीवारों का क्षेत्रफल तो समान आएगा। तो अगर इसका हमने S माना एरिया, तो इसका कितना आएगा, इसका भी S आएगा एरिया। तो इधर वाली सरफेस का एरिया भी S रहेगा। नहीं समझ में आई बात? आ रही है कि नहीं आ रही भाई? अच्छा, तो हमने ये लिखा -Ex1 और इंटीग्रेशन ऑफ dA की जगह पर क्या लिख दिया, S, क्योंकि ये पूरी उस सतह का क्षेत्रफल है। ऐसे हमने इसको लिखा Ex2 और इंटीग्रेशन ऑफ dA की जगह पर क्या लिख दिया, S इज इक्वल टू 0। अब हम यहां से S कॉमन कर सकते हैं। अगर इन दोनों से S कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा Ex2 माइनस Ex1 इंटू S इज इक्वल टू 0। अब अगर ये ऐसी सिचुएशन है तो इसमें दो संभावनाएं हो सकती हैं बेटा। पहली संभावना तो ये हो सकती है कि या तो S 0 होगा, या तो S इज इक्वल टू 0। अच्छा बताइए S है क्या, S है घनाभ की इस सरफेस का क्षेत्रफल। आपने घनाभ बनाया है कि नहीं बनाया है, बनाया है कि नहीं बनाया? अगर घनाभ बनाया है तो ये सतह बनाई है कि नहीं बनाई है? सतह बनाई है तो इसका कुछ क्षेत्रफल होगा कि नहीं होगा? 0 हो सकता है क्या? 0 नहीं हो सकता। तो ये कैसा हो गया,
इसका होना तो असंभव हो गया भाई। समझ आया? आपने घनाभ बनाया है, घनाभ में ये सरफेस जरूर बनी होगी। अगर ये सरफेस बनी होगी तो इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, उस सरफेस का एरिया 0 हो जाए, ऐसा तो घनाभ में नहीं हो सकता। घनाभ में 6 सरफेसेस हैं और किन्हीं 2 सतहों का क्षेत्रफल 0 होगा, तो वो घनाभ कहां रहा फिर? तो अगर घनाभ है तो उसकी हर सतह का कुछ ना कुछ एरिया जरूर होगा। यह संभव हो गया। अगर यह संभव हो गया तो दूसरी चीज 0 होगी फिर। या तो EX2 माइनस EX1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब EX2 और EX1 का अंतर कितना होगा फिर? 0। इसमें भी 2 शर्तें हो सकती हैं। कौन कौन सी 2 कंडीशन? EX2 माइनस EX1 का मान 0 के बराबर है। ध्यान से सभी स्टूडेंट्स देखिएगा। या तो EX2 की वैल्यू EX1 के बराबर होगी। जब ये दोनों वैल्यूज बराबर होंगी तभी जब इसमें से इसको हमने माइनस किया तो 0 आ गया। या तो ऐसा हो सकता है, ऐसा भी बेटा हो सकता है। कैसा? कि EX2 और EX1 दोनों 0 हों। देखिए EX2 माइनस EX1 का मान कितना आ रहा है? 0। तो 2 बातें मैंने बताई, या तो इन दोनों की वैल्यूज आपस में बराबर होंगी, तो अगर इक्वल हो गई होगी तो इसके मान में इसके मान को माइनस करने से क्या आ गया? 0। और अगर ऐसा भी नहीं हुआ तो एक और बात हो सकती है, एक और शर्त यहां हो सकती है कि EX2 और EX1 दोनों के मान कैसे होंगे? बराबर। लेकिन दोनों के मान किसके बराबर होंगे? अब ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो 0 माइनस 0 उससे भी 0 आ जाएगा। तो या तो EX1 और EX2 दोनों कैसे हैं? बराबर। और या तो फिर EX1 और EX2 दोनों कैसे हैं? 0। समझ आई? अब बराबर वाली बात भी यहां पर असंभव होगी। यह बराबर वाली बात असंभव क्यों हो गई? क्योंकि तरंग x अक्ष की दिशा में चल रही है। अगर तरंग x अक्ष की दिशा में चल रही है तो x अक्ष की दिशा में उसकी वैल्यू चेंज होगी। अगर चेंज होगी तो बराबर कैसे हो सकते हैं फिर? और अगर होंगे भी तो वो पर्टिकुलर एक आध सिचुएशन के लिए होंगे, जब वो रिपीट करेगा तब होगा, हर जगह तो नहीं होगा ना बराबर। तो अगर तरंग x अक्ष की दिशा में संचरित, आप देखें वैद्युत क्षेत्र कैसा था? परिवर्तित था कि नहीं परिवर्तित था? तो अगर परिवर्तित था और तरंग x अक्ष की दिशा में जा रही है तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र और यहां पर वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे के बराबर हो जाएं, ऐसा तो बहुत मुश्किल है। कुछ ना कुछ तो फर्क रहेगा ना, जब वैद्युत क्षेत्र बदल भी रहा था। समझ आ रहा है कुछ आपको? तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएं, ऐसा भी इम्पॉसिबल ही है। तो अब हमारे पास केवल एक संभावना बची कि EX2 और EX1 x अक्ष की दिशा में वैद्युत क्षेत्र का घटक यहां और यहां दोनों कैसे हैं? आपस में 0। कुछ बात समझ में आई? अब थोड़ा ध्यान से देखिए, तरंग किस दिशा में संचरित हो रही है? x अक्ष की दिशा में। और वैद्युत क्षेत्र के घटक x अक्ष की दिशा में कैसे हैं? 0। तरंग x अक्ष की दिशा में संचरित हो रही है और वैद्युत क्षेत्र के घटक x अक्ष की दिशा में कैसे हैं? 0। वैद्युत, इसका मतलब x अक्ष की दिशा में कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है। अब थोड़ा सा याद करिए, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग में क्या होता था? अनुप्रस्थ तरंग जब ऐसे चलती है तो उसमें माध्यम के कण लंबवत कंपन करते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग जब ऐसे चलती है तो उसमें माध्यम के कण उसी दिशा में कंपन करते हैं। अब अभी अभी आपने क्या निष्कर्ष निकाला कि तरंग संचरित हो रही है इस दिशा में, लेकिन इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र का कोई घटक नहीं है। आप देखो, अगर इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र का कोई घटक नहीं है तो वैद्युत क्षेत्र का घटक या तो ऐसा होगा या ऐसा, जो कि तरंग संचरण की दिशा के कैसे हैं? लंबवत। और तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन जब होते हैं तो वो वाली तरंग कौन सी होती है? अनुप्रस्थ। इसलिए यह तरंग कैसी होगी? अनुप्रस्थ। तो इस तरह से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग है वो कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ।
और ये हमने सिर्फ किसके लिए दिखाया, वैद्युत क्षेत्र के लिए। हम चाहें तो ऐसा ही एक डेरिवेशन किसके लिए कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। बस जब इतना लिखोगे उसके बाद लिख सकते हो कि यही गणना हम चुंबकीय क्षेत्र के लिए भी करके दिखा सकते हैं आपको, ठीक है। तो उसको अब करने की आवश्यकता नहीं। ये लास्ट में जो मैंने पॉइंट बताया समझ आया, नहीं समझ आया? फिर से एक बार सुनिए इसको। तरंग संचरण किस दिशा में हो रहा है, एक्स अक्ष की दिशा में। लास्ट में हमने पाया कि वैद्युत क्षेत्र का घटक इस दिशा में कैसा है, 0। एक्स अक्ष की दिशा में घटक देखो ना कैसा आया, 0। इसका मतलब जिस दिशा में तरंग संचरित हो रही है इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र का कोई कंपोनेंट नहीं है। अतः वैद्युत क्षेत्र का कंपोनेंट या तो y डायरेक्शन में होगा या फिर z डायरेक्शन में होगा। ये दो बातें क्लियर। अब x अक्ष की दिशा में घटक नहीं है ना, x अक्ष की दिशा में अगर घटक होता तो ये कौन सी तरंग होती, अनुदैर्ध्य। लेकिन अगर x अक्ष की दिशा में ये नहीं है, ऐसा है या ऐसा बदल रहा है, तो ये तो कंपन लंबवत हो रहे हैं फिर तरंग संचरण के। और तरंग संचरण के लंबवत कंपन किस तरंग में होते हैं, अनुप्रस्थ में। इसका मतलब ये अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। तो ये दो लाइंस हम उसके बाद लिख सकते हैं, तो आप इसको नोट कर लें, फिर हम लिख देंगे। तो लास्ट में हम लिखेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा अर्थात एक्स अक्ष की दिशा में, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण हमने एक्स अक्ष की दिशा में माना था। विद्युत क्षेत्र शून्य है। आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आया है, 0। अर्थात विद्युत क्षेत्र के दोलन तरंग संचरण की दिशा में नहीं होते हैं, तभी तो इस दिशा में विद्युत क्षेत्र 0 आ गया। बल्कि तरंग संचरण के लंबवत किसी दिशा में होते हैं। अगर उसकी दिशा में नहीं होते हैं तो फिर तरंग संचरण के लंबवत या तो y एक्स में हो रहे होंगे या तो y एक्सिस पे या z एक्सिस पर हो रहे होंगे। इसी प्रकार हम चुंबकीय क्षेत्र के लिए भी सिद्ध कर सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के दोलन तरंग संचरण की दिशा में ना होकर उससे लंबवत किसी दिशा में होते हैं। हम चाहें तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी प्रूव करके दिखा सकते हैं, बट अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं, उनके लिए इतना पर्याप्त है आपको करना। तो लंबवत दिशा में होते हैं, अतः स्पष्ट है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसी तरंगे हैं, अनुप्रस्थ। क्योंकि अगर किसी तरंग में कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं तो फिर वो तरंग कैसी तरंग होती है, अनुप्रस्थ, और इसमें ऐसा ही हो रहा है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। तो ये आज हमने आर्टिकल किया विद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति। एग्जामिनेशन में मैंने बोला बहुत बार पूछा भी गया है और आपसे भी पूछा जा सकता है, तो प्लीज आप इसे खूब अच्छे से तैयार करें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम, उसकी डिटेल स्टडी करेंगे। तो उसको पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।